डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बीएसएन सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है क्रिटिकल थिंकिंग। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग की क्या अहमियत है, और इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट को हमने आसानी के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ये है, पार्ट सेकंड का वीडियो लेक्चर मेरी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। दिस यूनिट क्रिटिकल थिंकिंग इज एक्नॉलेज्ड बाय सर इब्न अमीन, फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, पेशावर। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, जिसमें से फर्स्ट 3 को हमने डिस्कस किया है इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में, और जो रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्टिव हैं इसको हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव हैं इस वीडियो के, तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की डिफिनीशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कौन कौन से स्किल यूज होते हैं। इसके बाद हम डिटेल के साथ बताएंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग की नर्सिंग में क्या अहमियत है, और थर्ड जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा तो वो ये कि वो 3 कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग को इफेक्ट करते हैं। सही है। और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव है तो वो ने हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं। तो अब हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग की डिफिनीशन, जिसको आप लोग गौर से सुन ले। क्रिटिकल थिंकिंग, केयरफुल एंड गोल डायरेक्टेड थिंकिंग दैट इज यूज्ड टू असेस मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में इंतहाई एहतियात के साथ सोचना, और आपकी जो थिंकिंग है वो गोल डायरेक्टेड हो, किसी मकसद के लिए हो। क्यों? ताकि आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम, ताकि किसी एक्चुअल जो प्रेजेंट कोई प्रॉब्लम है या जो प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए, एंड मेक डिसीजन अबाउट एन एक्शन प्लान, और उसके बारे में डिसीजन ली जाए, उसके बारे में एक्शन प्लान बना दिया जाए कि हम इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक केयरफुल और गोल डायरेक्टेड थिंकिंग होती है कि जिसका मकसद किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके लिए कोई पॉसिबल डिसीजन लेना, पॉसिबल सॉल्यूशन बनाना और एक्शन प्लान बनाना। तो ये हमारे पास क्या है, इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग एक केयरफुल थिंकिंग है। सही है। और ये गोल डायरेक्टेड होता है, ये हम किसी खास मकसद के लिए करते हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफिकेशन और उनके बारे में पॉसिबल डिसीजन लेने के लिए हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड रेशनली अबाउट व्हाट टू डू और व्हाट टू बिलीव। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास क्या होती है, ये एक क्लियर थिंकिंग है। क्लियर थिंकिंग, साफ सुथरी ये थिंकिंग है। मतलब ये कि इसमें जो भी चीज हम सोचते हैं, जो भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके बिहाइंड एक प्रॉपर रीजन होता है, प्रॉपर रेशनल होता है कि हमने क्या करना है। तो ये मालूम करने के लिए अगर हम डिसीजन लेते हैं कि हम ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, तो उसके बिहाइंड हमारे पास एक पॉसिबल प्रॉपर रेशनल होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। तो इस तरह का जो थिंकिंग होती है तो उसको फिर क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास पेशेंट पड़ा है और मैं कहता हूं कि मेरे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो फिर क्या होगा, मुझे रेशनल भी देना होगा कि ये क्यों, मैं क्यों ये कह रहा हूं कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसकी बिहाइंड रीजन क्या है। इस तरह अगर मैं कहता हूं कि पेशेंट की इस प्रॉब्लम के लिए ये सलूशन है,
तो वो डिसीजन जब आप लेते तो उसके बिहाइंड आपके पास एक रेशनल होना चाहिए, एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम या ये डिसीजन मैं क्यों ले रहा हूं। तो जो इस तरह की जो थिंकिंग होती है तो फिर इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। It includes the ability to engage in reflective and independent thinking। और ये क्या हमारे पास, ये हमारी वो एबिलिटी है जिसमें हम क्या एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग करते हैं, खुद को रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में एंगेज रखते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मतलब कि जो मैं डिसीजन लूंगा उसका क्या असर होगा, उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ये तमाम चीजें जब आप किसी चीज के लिए सोचते हैं तो इसको फिर कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और जो आम थिंकिंग होती है उसमें तो आप थोड़ी सी चीज के बारे में सोचते हो, डायरेक्ट उस चीज को परफॉर्म कर लेते हो, ये नहीं सोचते कि उस आपका जो वो सोल्यूशन होगा या जो आपका डिसीजन होगा उसका क्या फायदा होगा, उसका नुकसान होगा, तो वो फिर क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं आता। क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा केयरफुल थिंकिंग होगी, उसमें आप एक डिसीजन लोगे तो उसका आप प्रॉपर रीजन बताओगे कि ये डिसीजन मैंने किस बेस पे लिया। अब हमारे पास दो टर्म हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग। द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग। तो जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि क्रिटिकल थिंकिंग एक हाई लेवल थिंकिंग होती है और नर्सिंग में आपने हर एक काम क्रिटिकली थिंकिंग के साथ ही करना है। क्यों? देखो, हमारी डीलिंग होती है इंसानों के साथ, लाइफ्स के साथ हमारी डीलिंग होती है, तो हमारी तो थोड़ी सी जो गलती होती है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग और क्लिनिकल रीजनिंग की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटेंशनल हाई लेवल थिंकिंग ऑफ डिफाइनिंग अ क्लाइंट प्रॉब्लम, एग्जामिनिंग द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन केयरिंग फॉर द क्लाइंट एंड मेक चॉइसेस इन द डिलीवरी ऑफ केयर। तो क्रिटिकल थिंकिंग में हम एक, ये हमारे पास एक हाई लेवल थिंकिंग है जिसके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम्स को, जो उसके इश्यूज हैं उसके क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। इसके बाद हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस उस प्रैक्टिस को कहते हैं जिसके बिहाइंड आपके पास एक लॉजिक, एक रेशनल या एक रिसर्च होती है कि आप ये स्टेप परफॉर्म करोगे या इस स्टेप को आपने इस तरह परफॉर्म करना है। तो क्यों? आपके पास एक प्रॉपर रिसर्च होगी, स्टडी होगी कि ये जो आप एक सोल्यूशन, आपने एक चीज के लिए सोल्यूशन डिसाइड किया तो ये किस बेस पे डिसाइड किया, तो इसके बिहाइंड जब आपके पास लॉजिक होता है तो इसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमें ये बताता है कि हमने पेशेंट के प्रॉब्लम को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, उसकी कैसे एग्जामिनेशन करनी है, उसका कैसे सलूशन निकालना है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है और हम किस तरह पेशेंट को एक अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, केयर डिलीवर कर सकते हैं। तो इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग नर्सिंग में इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी है। अब हमारे पास है क्लिनिकल रीजनिंग। क्लिनिकल रीजनिंग इज द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट यूजेस थिंकिंग स्ट्रेटजीज टू गैदर एंड एनालाइज क्लाइंट इंफॉर्मेशन, evaluate the relevance of information and decide on possible nursing to improve the client physiological and psychosocial outcome। क्लिनिकल रीजनिंग किसे कहते हैं? क्लिनिकल रीजनिंग इसे कहते हैं कि जब हम अपने क्लाइंट या पेशेंट के जितने के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इंतहाई एहतियात के साथ, सोच समझ के साथ उन इंफॉर्मेशन को हम कंबाइन कर लें, फिर उन इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज कर ले, उसको हम देख ले कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो उससे क्लाइंट की कौन से प्रॉब्लम का हमें पता चलता है, फिर उनकी एवैल्यूएशन कर लें। एवैल्यूएशन मतलब ये है कि हम डिसीजन ले लें कि हमारे क्लाइंट को कौन कौन से प्रॉब्लम हैं। जब हमें प्रॉब्लम का पता चल जाए तो फिर हम एक ऐसा पॉसिबल डिसीजन ले कि इसमें हम क्लाइंट के फिजियोलॉजिकल जो उसके बॉडी के वो फंक्शंस हैं और साइकोसोशल आउटकम को किस तरह हम इंप्रूव करें, तो ये आता है हमारे पास क्लिनिकल रीजनिंग में। Clinical reasoning require the integration of critical thinking in the identification of most appropriate intervention that will improve the client condition। और clinical reasoning जो होता है इसमें हम critical thinking यूज करते हैं कि किस तरह हम अपने client के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे,
किस तरह हम क्लाइंट से उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, कंबाइन करेंगे, फिर उन इंफॉर्मेशन के थ्रू हम ये डिसीजन लेंगे कि हमारे क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो हमारे पास सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन कौन सा है, ताकि हमारा क्लाइंट फिजियोलॉजिकली भी और साइकोसोशली भी हेल्थी रहे। और इसके लिए जो हम कौन कौन से जो है पॉसिबल इंटरवेंशन कर सकते हैं ताकि हमारे क्लाइंट की कंडीशन इंप्रूव हो जाए, तो इसको कहते हैं क्लिनिकल रीजनिंग। और जब भी हम हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम हर एक पेशेंट के लिए क्लिनिकली रीजनिंग करते हैं, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं कि आया मैं अपने पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर किस तरह दे सकता हूं। अब हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? अ पर्सन विल डू फॉलोइंग: आस्क अ क्वेश्चन टू डिटरमाइन द रीजन व्हाई सर्टेन डेवलपमेंट्स हैव अकर्ड and to see whether more information is needed to understand the situation accurately। सबसे पहले अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग पर करता हूं ना, एज अ नर्स मैं क्रिटिकल थिंकिंग से काम लेता हूं, तो सबसे पहले मैंने अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस करने हैं, मैंने उससे वो तमाम इंफॉर्मेशन लेनी है कि हमारे पास ये जो एक प्रॉब्लम आई है या जो ये सिचुएशन है तो ये हमारे पास क्यों अकर हुई, और हमने ये देखना है कि हमें कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि जो सिचुएशन है उसके बारे में हम अच्छे से समझ सके, उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चंस करने हैं, हमने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कंबाइन करनी है, हमने इंफॉर्मेशन जमा करनी है उस प्रॉपर सिचुएशन के बारे में, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपके उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। सेकंड, gather as much relevant information as possible to consider as many factors as possible। और जितना हो सके उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर लिया जाए, जितना ज्यादा हो सके, ताकि हम उस प्रॉब्लम को ऑल एस्पेक्ट से चेक कर सके, एग्जामिन कर सके। इसके बाद वैलिडेट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू मेक श्योर दैट इट इज एक्यूरेट, not just supposition or opinion, that it makes sense and that it is based on fact and evidence। और जो इंफॉर्मेशन हम कंबाइन कर लेते हैं किसी सिचुएशन के बारे में तो उसको वैलिडेट किया जाए, उसका मुआवजा किया जाए कि जो मालूमात हमने कंबाइन कर ली तो इसका क्या मतलब है, आया ये मेरे सिचुएशन से रिलेटेड है या नहीं, या कोई सपोजिशन या ओपिनियन तो नहीं है, इसके बाद ये कोई सेंस मुझे देता है या नहीं देता, ये फैक्ट के बेस पे है या नहीं है, ये किसी एविडेंस बेस है, इसके बिहाइंड कोई रीजन है, कोई लॉजिक है, कोई रिसर्च स्टडी है या नहीं है। सही है, तो इसको कहते हैं वैलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमने किसी सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन आंसर करने होंगे, उसके बारे में हम वो तमाम मालूमात रेलिवेंट कंबाइन करेंगे जो उस पॉसिबल सिचुएशन के बारे में हमें डिटेल के साथ बता सके। इसके बाद जो मालूमात हमने कंबाइन की, हमने जमा की, फिर उसको हम वैलिडेट करेंगे कि आया वो मालूमात हमारे प्रॉब्लम से रेलिवेंट है, वो एक्यूरेट है, या वो कुछ सेंस देते हैं या नहीं देते। इसके बाद क्या होगा, analyze the information to determine what it mean and to see whether it form cluster or pattern that point to certain conclusion। फिर उसके बाद जो मालूमात हमने वैलिडेट कर ली तो हम ये देखेंगे कि इन इंफॉर्मेशंस का क्या मतलब है, आया वो तमाम इंफॉर्मेशन जो किसी सिचुएशन से रिलेटेड हमने कंबाइन किए थे तो वो क्या करता है, वो हमें किसी कंक्लूजन की तरफ लेकर जाता है या नहीं लेकर जाता। तो हमने ये चीज एनालाइज फिर करनी है। इसके बाद ड्रा ऑन पास्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग एंड टू एंटिसिपेट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, एक्नॉलेजिंग पर्सनल बायस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। इसके बाद
जो हमारी प्रीवियस क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा, जो हमारे पास नॉलेज होगी, उसको इस्तेमाल करके हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि हमारे पास क्या हो रहा है पेशेंट के साथ और क्या हो सकता है पेशेंट के साथ। उसके बाद जो पर्सनल बयास हैं, जो पेशेंट को मतलब जो है पेशेंट के साथ जो कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं, या जो हमारे पास कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं पेशेंट के सिचुएशन से रिलेटेड, या जो हमारे पास साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स वगैरह हैं, उन तमाम को हम क्या करें, उन तमाम को हम चेक करें कि आया कहाँ पे कोई इशू तो नहीं, वो सिचुएशन या प्रॉब्लम उस पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का हमने फिर क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। जब इन तमाम चीज़ों का हमें पता चल जाए फिर क्या करेंगे, मेंटेन अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड दैट अलाउ द फैक्ट टू गाइड थिंकिंग एंड टेक इनटू अकाउंट ऑल पॉसिबिलिटीज़। ये मालूमात कंबाइन करने के लिए, फिर उनको वैलिडेट करने के लिए, फिर एनालाइज करने के लिए, इन तमाम के दौरान हमारा जो एटीट्यूड हो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर हमें कोई पेशेंट अपने रिलेटेड या अटेंडेंट अपने पेशेंट से रिलेटेड जो भी मालूमात दे, तो हर एक इंफॉर्मेशन को हमने रिसीव करके उस पर हमने सोचना होगा। हमने तमाम पॉसिबिलिटी पे सोचना है, थिंकिंग करनी है, तमाम पॉसिबिलिटी हमने अपने अकाउंट में लानी होगी। हमने एक चीज़ को फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स चेक करना है, एग्जामिन करना है, उस पर थिंकिंग करनी है। Consider available option and examine each in term of its advantages and disadvantages। इसके बाद जितने भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो वो तमाम हमने क्या करना होगा, उन तमाम को हमने चेक करना होगा कि उन ऑप्शंस के कितने फायदे हैं, कितने नुकसानात हैं। अगर फ़ायदे बहुत ज़्यादा है और नुकसान कम है तो फिर वो ऑप्शन जो है हमने चूज़ करके पेशेंट को हमने केयर प्रोवाइड करनी होगी। और एंड क्या है, फार्मुलेट डिसीजन दैट रिफ्लेक्ट क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। और फिर हमने एक ऐसे डिसीजन लेने हैं जो कि हमारे पास जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसके थ्रू इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया जा सके पेशेंट की केयर के बारे में, पेशेंट के हेल्थ के बारे में। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग के कंपोनेंट हैं। सही है, मैं फिर से आपको कंपोनेंट समझा दूं कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक सिचुएशन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कंबाइन करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करेंगे उस सिचुएशन के बारे में, पेशेंट से, क्लाइंट से, उसके अटेंडेंट से, वहाँ के स्टाफ से। सेकंड, हमें जितनी भी मालूमात मिले उन तमाम इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, गैदर करेंगे, कंबाइन करेंगे। फिर उन इंफॉर्मेशन को हम वैलिडेट करेंगे कि आया वो इंफॉर्मेशन हमारे प्रॉब्लम रिलेटेड है या नहीं है। फिर उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या हेल्प दे सकता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अपना एटीट्यूड फ्लेक्सिबल रखना है। हमने तमाम फैक्टर्स को देखना होगा, स्टडी करना होगा, नोट करना होगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने पॉसिबल ऑप्शन हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हर एक ऑप्शन का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। और एंड में फिर हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन एविडेंस बेस्ड हो, वो डिसीजन क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करे, वो डिसीजन इंडिपेंडेंट हो, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट ना करे। वो डिसीजन हमने इन तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमने उस डिसीजन को बनाया हो, तो इसको फिर कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग in the solution of any situation that you have to face on your clinical side related to your patient or related to something else। कोई और सिचुएशन, इंसिडेंट वगैरह भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपने फिर क्रिटिकल थिंकिंग करते हो तो आप इस तरह करोगे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग यूनिट का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने कुछ बेसिक्स आप लोगों को पढ़ाए,
ताकि आप लोगों के जहन में जो है ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि नॉर्मल आम थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में फ़र्क क्या है और नर्सिंग में हम क्रिटिकल थिंकिंग क्यों करते हैं। तो कोई भी सिचुएशन अगर हमारे पास आ जाए उसको अच्छे तरीके के साथ सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। इस यूनिट के सेकेंड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है कि नर्सिंग में हम क्रिटिकल थिंकिंग क्यों करेंगे और किस किन सिचुएशन में हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे और किस तरह हम क्रिटिकल थिंकिंग को नर्सिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो उसका वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।